everyone, welcome or welcome back to the channel. My name is Riddhi and welcome to Riddhi's Realm. Today we are going to study the last lesson of class 12 CBSE. As you already know, if you have been following me from the past few months, you must be knowing that I have already covered this chapter, but it was in my handwritten notes and I have been discussing it like that. But today we are going to study through PPT, though it is my notes only, but I have converted into a PPT form and then we'll be studying it. So if you are interested, you can take some pointers from that also, or you can make your own notes. It's up to you. So without further ado, let's begin. Hello everyone, so today we'll be studying about the last lesson, which is the first chapter of class 12 CBSE. तो इसमें actually we'll be discussing about the four things in this video. First, what is the significance of the title? The second, we'll be discussing some pointers about the author who has written this story. Third, we'll be seeing the plot, or we can say the setting of the story. And the fourth, we'll be summarizing the whole story. So, सबसे पहला, the significance of the title. The significance की अगर बात करते हैं तो लास्ट लेसन सिग्निफाई करता है, क्या बताना चाहता है. तो लास्ट लेसन कौन सा लास्ट लेसन, किस चीज़ का लास्ट लेसन? तो ये जो लास्ट लेसन है वो फ्रेंच लैंग्वेज का लास्ट लेसन है. ये एक तरह से उन सारे लोगों का लास्ट लेसन है जो फ्रेंच पढ़ रहे थे. अगर आपको थोड़ा सा भी स्टोरी के बारे में पता है तो आपको ये ज़रूर पता होगा कि जो फ्रांस की दो डिस्ट्रिक्ट्स थी, एल्सेक और लॉरेन नाम की, वो जर्मनी को दे दी जाती है क्योंकि जो है फ्रांस हार जाता है और वो दो डिस्ट्रिक्ट्स उनको दे दी जाती है. और अब से मतलब कल से जो फ्रेंच पढ़ रहे थे अब वो लोग जर्मन पढ़ेंगे. तो ये सिग्निफिकेंस है टाइटल का, जो लास्ट लेसन सिग्निफाई करता है लास्ट लेसन फ्रेंच लैंग्वेज का. दूसरा, ऑथर, किसने ये लिखी है, ये स्टोरी लिखी किसने? ये स्टोरी लिखी है अल्फोंस डॉटेट नाम के एक राइटर ने, जो फ्रांस के हैं, जो एक फ्रेंच नॉवलिस्ट हैं और शॉर्ट स्टोरी राइटर्स हैं, मतलब शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं. तो ये अल्फोंस डॉटेट के थ्रू लिखी गई है. अगर हम प्लॉट की बात करते हैं तो एक तरीके से ये सेट है उस टाइम पीरियड पे जहाँ फ्रांस और प्रूशिया के बीच में वॉर चल रहा था, लड़ाई चल रही थी. 1870-71 का टाइम है ये. तो उस टाइम जो प्रूशिया था ना, वो कंसिस्ट करता था तीन चीज़ों को मिला के. वो था जर्मनी, पोलैंड और कुछ पार्ट्स ऑस्ट्रिया के. उस टाइम क्या होता है, जब दोनों के बीच में लड़ाई चल रही होती है, वॉर चल रहा होता है, तो जो फ्रांस होता है वो डिफ़ीट कर दिया जाता है प्रूशिया के थ्रू. उस टाइम जो प्रूशिया का रूलर होता है वो बिस्मार्क होता है. तो क्या होता है, ये दोनों के बीच में लड़ाई चल रही होती है और जो फ्रांस है वो हार जाता है और अपने दो डिस्ट्रिक्ट्स हैंड ओवर कर देता है, एल्सेक और लॉरेन हैंड ओवर कर देता है जर्मन्स को, मतलब जर्मनी को, प्रूशिया को, है ना. तो ये पूरी सेटिंग है इसकी कि कैसे इसमें एक तरीके से दिखाया गया कि कैसे जो लोग हैं वो लॉस ऑफ लैंग्वेज को रिफ्लेक्ट करते हैं, कि कैसे आज मतलब आज के बाद, वॉर में हारने के बाद, दे वोंट बी एबल टू स्पीक देयर ओन लैंग्वेज, दे वोंट बी एबल टू लर्न देयर ओन लैंग्वेज. तो एक तरीके से दिस स्टोरी रिफ्लेक्ट्स द लॉस ऑफ लैंग्वेज फ्रॉम द फ्रेंच पीपल. दे वर नॉट गिवन द राइट टू स्पीक और स्टडी देयर ओन लैंग्वेज. तो ये पूरी सेटिंग है कि कैसे वॉर में हारने के बाद द टू डिस्ट्रिक्ट्स वर बीइंग हैंड ओवर टू द प्रूशिया वंस, एंड नाउ French language will not be taught in the schools. German will be taught in the schools. अब समरी की बात करते हैं तो इट इज़ बेसिकली अ स्टोरी अबाउट अ बॉय नेम्ड फ्रांस हु इज़ वेरी केयरलेस अबाउट स्टडिंग हिज ओन लैंग्वेज कॉल्ड फ्रेंच. तो क्या होता है, दिन की शुरुआत होती है और फ्रांस वैसे भी बहुत लेट उठा होता है, तो उसका मन करता है कि यार वो स्कूल जाए ही ना, आज छोड़ देते हैं, स्कूल जाते ही नहीं, वैसे भी लेट उठे हैं. ऊपर से वो दिन देखता है तो दिन इतना सुहाना होता है, सनी ब्राइट डे होता है, बर्ड्स भी चर्पिंग कर रही होती है और साथ में जो सोल्जर्स हैं वो भी ड्रिल कर रहे होते हैं, वो भी अपनी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं. तो ये सारी टेम्पटेशंस, मतलब लेट उठे,
एक दो दिन भी अच्छा है, अच्छा मौसम है, बर्ड्स भी चर्प कर रही है, सोल्जर्स भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उसको ये सारी टेम्पटेशंस कहीं ना कहीं टेम्प्ट करती हैं कि चलो रहने देते हैं। और ऊपर से सबसे बड़ी बात, फ्रांस ने अपना होमवर्क भी नहीं किया होता है। जो पार्टिसिपल्स का उसको होमवर्क दिया जाता है वो उसने किया नहीं होता है, तो ये भी एक रीज़न बनता है उसका कि वो स्कूल ना जाए। पर फिर भी किसी तरह वो उन टेम्पटेशंस को रेसिस्ट करता है, उन टेम्पटेशंस को परे हटाता है एक तरह से। वो बोलता है कि नहीं, मुझे स्कूल तो जाना ही पड़ेगा, चला ही जाता हूँ, चाहे लेट ही क्यों ना हो गया हूँ, पर फिर भी मैं चला जाऊँ। तो जब वो स्कूल जा रहा होता है तो टाउन हॉल के पास एक बुलेटिन बोर्ड होता है जहाँ पे आजकल वैसे भी वॉर चल रहा है, तो बहुत सारी न्यूज़ेज़ आ रही होती हैं, और उस टाइम पे वैसे भी अधिकतर बैड न्यूज़ ही आती है। तो जब वो जा रहा होता है तो देखता है कि बहुत सारी भीड़ वहाँ पे इकट्ठा हुई होती है, पर वो रुकता नहीं है। वो कहता है कि छोड़ो, फिर से वही वॉर की ही न्यूज़ आई होगी, तो वो देखने के लिए रुकता नहीं है। पर वो जब वो वहाँ से जा रहा होता है तो ब्लैक स्मिथ, जिसका नाम वॉचर होता है, वो फ्रांस को ये कहता है कि आराम से जाओ यार, तुम्हारे पास अभी बहुत टाइम है। तो जब ब्लैक स्मिथ उसको ये कहता है ना, तो फ्रांस को ऐसा लगता है कि वो उसका मजाक उड़ा रहा है, क्योंकि वो ऑलरेडी लेट हो चुका है। तो वो फिर भी वो जाता है, जल्दी पहुंचता है। और जब फ्रांस स्कूल पहुंचता है तो वो ये देखता है कि वो इतना शांत है स्कूल, जैसे संडे मॉर्निंग हो। तो when he reached the school, everything was quiet like a Sunday morning. फ्रांस was frightened but went in the school. वो जब वो जाता है देखता है कि बहुत सब सन्नाटा हुआ हुआ है, ऐसा लग रहा है जैसे संडे है। यूजुअली तो बहुत हसल बसल रहती है, लोग बातें कर रहे होते हैं, इधर उधर जा रहे होते हैं, सब अपने अपने कामों में लगे रहते हैं। तो यूजुअली एवरीडे बेसिस पे बहुत हसल वसल होती है, पर आज तो एकदम सन्नाटा हुआ हुआ है। तो जो फ्रांस है वो क्या कहता है, विंडो से झांक के देखता है, थोड़ा सा पीप करके देखता है। तो ये देखता है कि सारे जो उसके क्लासमेट्स हैं वो बैठे हुए हैं, और एम हेमिल भी क्लास में राउंड ले रहे हैं। पर अब क्या होता है, फ्रांस फ्राइटेंड होता है, वो उसको डर लगता है कि वो क्लास में कैसे जाए। पर किसी तरह वो हिम्मत जुटा के क्लास के अंदर जाता है, और क्या कहता है, क्लास के अंदर जाता है। और एम हेमिल भी उसे बहुत आराम से कहते हैं कि आ जाओ, बैठ जाओ, क्लास में बैठ जाओ, जो बहुत अनयूजुअल चीज़ है, क्योंकि एम हेमिल यूजुअली क्या है, बहुत स्ट्रिक्ट टीचर हैं, उन्हें पसंद नहीं है जो बच्चा लेट आए। पर ये बहुत अनयूजुअल चीज़ होती है फ्रांस के लिए कि आज एम हेमिल ने उसे 1% भी नहीं डांटा, और बल्कि कह दिया कि आके आके बैठ जाओ, कोई बात नहीं, लेट हो भी गए तो कोई बात नहीं है। तो जैसे ही वो बैठता है वो ये नोटिस करता है कि एम हेमिल की आज ड्रेसिंग कुछ अलग ही थी, आज उन्होंने कुछ अलग ही टाइप के कपड़े पहने हुए थे। और ऐसे टाइप की अच्छी ड्रेसिंग तो वो हमेशा बहुत ऑस्पिशियस इवेंट्स पे करते थे। कैसे, या तो इंस्पेक्शन का दिन हो या प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशंस का दिन हो, तब पहनते थे वो। और उन्होंने क्या पहना हुआ था ये तुम लोग के लिए याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आंसर्स आएंगे तो आपको लिखना भी होता है कि ये उन्होंने पहने थे। तो क्या कहता है, एम हेमिल ग्रीन कोट पहने हुए थे, फ्रिल्ड शर्ट थी, और ब्लैक कलर की सिल्क कैप थी। और इतनी अच्छी ड्रेसिंग यूजुअली वो अच्छे दिनों में ही करते थे, जब इंस्पेक्शन का डे हो या फिर आपका प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन का। ये तो उसकी पहली नोटिस थी कि अच्छा, मतलब ये इसने पहला नोटिस किया कि हाँ एम हेमिल के कपड़े बदले हुए हैं। दूसरा उसने ये नोटिस किया कि यूजुअली उसकी बैक बेंचेस जो पीछे होती थी वो खाली होती थी, पर आज उसके पीछे विलेजर्स आके बैठे हुए थे, जो बिल्कुल ही अनयूजुअल चीज़ है, क्योंकि भाई क्लास में स्कूल में विलेजर्स आके क्या करेंगे, है ना। और जो ओल्ड हॉसर, उनके विलेज का एक इंसान ही था, ओल्ड हॉसर, बुढ़ा इंसान था, वो अपना ओल्ड प्राइमर भी लेके आता है। तो ये सब उसने नोटिस किया क्लास में बैठने के बाद। अब एम हेमिल ने बोलना शुरू किया। जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो ऑलरेडी वो बहुत इमोशनल थे, उन्हें तो बात पता ही थी ना, वो ऑलरेडी बहुत इमोशनल थे। तो उनकी जो वॉइस थी ना, पिच जो थी ना उनके वॉइस की, वो बहुत ज़्यादा लो थी, क्योंकि वो सैड थे। उसके बाद वो ये कहते हैं, किसी तरह वो अनाउंस करते हैं कि जो आज आपका लेसन है ना फ्रेंच लैंग्वेज का, वो आपका आखिरी लेसन है, क्योंकि कल से जर्मन पढ़ाई जाएगी आपको, क्योंकि हम लोग जो हैं वॉर में हार गए हैं, और कल से आपको जर्मन पढ़ाई जाएगी, क्योंकि
आपके जो दो डिस्ट्रिक्ट्स हैं अब ये प्रूशिया के अंदर आते हैं और अब आप जर्मन पढ़ेंगे, ठीक है। अब फ्रांस ये सुन के हक्का बक्का रह जाता है कि बाप रे ये क्या बोल दिया इन्होंने, ऐसे वाली फीलिंग और साथ में उसको बहुत बुरा भी लगता है। इसलिए भी बुरा लगता है कि उसने आज तक चीज़ों को बहुत केयरलेसली लिया। उसने कभी अपना काम नहीं किया, उतना फ्रेंच लैंग्वेज को पढ़ने का सीखने का सोचा नहीं, और ऊपर से आज भी वो काम करके नहीं लाया। तो उसको ये बहुत बुरा लगता है। और इनके ये बोलने के बाद अब उसको समझ में आता है कि अच्छा आज इन्होंने अच्छे कपड़े क्यों पहने हुए हैं, अच्छा आज पीछे क्लास में इतने सारे मतलब क्या कहते हैं विलेजर्स क्यों आके बैठे हुए हैं। तो उसको ये भी रीज़न पता लगा। अब क्या होता है और सबसे बड़ी बात तो बैक बेंचर्स में आके विलेजर्स इसलिए भी बैठे हुए थे क्योंकि एम हेमेल ने 40 ईयर्स की अपनी सर्विस दी है फ्रेंच लैंग्वेज को पढ़ाने के लिए। तो वो भी रिस्पेक्ट शो करने वो आए थे, उनको थैंक करने आए थे कि आपने 40 ईयर्स की जो सर्विस दी हमारे स्कूल को, और दूसरा वो कंट्री को भी रिस्पेक्ट शो करने आए थे, ठीक है। अब क्या होता है, एम हेमेल फ्रांस को कहते हैं कि उठो और एक काम करो, पार्टिसिपल्स जो मैंने कल होमवर्क दिया था उसको रिसाइट करो। पर वैसे भी फ्रांस भी बहुत इमोशनल होता है और उसने होमवर्क तो कंप्लीट किया नहीं होता है, तो वो खड़ा तो होता है पर एकदम साइलेंस में खड़ा होता है। एम हेमेल पर उसे कुछ नहीं कहते हैं, वो बल्कि ये कहते हैं कि गलती बच्चों की है ही नहीं, गलती पेरेंट्स की है और टीचर्स की है जो बच्चों के अंदर फ्रेंच लैंग्वेज को लेके इंटरेस्ट ही नहीं डेवलप कर पाए। वो ये कहते हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज जो है वो बेस्ट लैंग्वेज है वर्ल्ड की, कि वो सबसे क्लियर और सबसे लॉजिकल लैंग्वेज है। साथ में वो ये भी कहते हैं कि इस लैंग्वेज को कभी मत भूलना क्योंकि इट इज़ द की टू योर प्रिजन। ये इनकी बहुत फेमस लाइन है और इन्होंने ये बोला था कि इट इज़ द की टू योर प्रिजन, सो नेवर फॉरगेट दिस लैंग्वेज। अब इसको बोलने के बाद दे हैड द लेसन्स इन ग्रामर एंड राइटिंग। जब ग्रामर और राइटिंग का लेसन हो जाता है तो फ्रांस अपने विंडो से ऊपर रूफ पे देखता है, तो वो देखता है पिजन्स बैठे होते हैं। तो वो सोचता है कि क्या ये लोग पिजन्स को भी फोर्स करेंगे क्या कि कल से जर्मन लैंग्वेज में सिंग करना। तो वो ये सोचता है। उसके बाद वो देखता है कि एम हेमल जो है वो मोशनलेस बैठे रहते हैं और ऊपर उनकी सिस्टर वो सारे ट्रंक्स पैक कर रही होती है क्योंकि कल उनको कंट्री को छोड़ के जाना होता है। तो बहुत मोशनलेस बैठे होते हैं। उसके बाद उनकी हिस्ट्री का एक लेसन होता है और सारे बेबीज चैंट करते हैं बाबी बाई बोबू। और ओल्ड हॉसर की अगर बात करें तो ओल्ड हॉसर को भी बहुत बुरा लगता है, वो भी रो रहा होता है। और यही सब करते करते जो चर्च की क्लॉक है उसमें 12 बज जाते हैं, लोग प्रेयर करते हैं। एम हेमल खड़े होते हैं, बोलने का सोचते हैं पर कहीं ना कहीं वो चोक हो जाते हैं। वो इतने इमोशंस से उस टाइम घिरे हुए होते हैं कि वो कुछ बोल ही नहीं पाते। तो अपने इमोशंस को बोल तो वो नहीं पाए पर उन्होंने फिर चौक का एक पीस उठाया और वो जितना बड़ा ब्लैक बोर्ड में लिख सकते थे उन्होंने उतना बड़ा ब्लैक बोर्ड में लिखा, विव ला फ्रांस, जिसका मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस। तो उनका ये एक्शन ये सिग्निफाई करता है कि कितना वो अपनी कंट्री को लेके पेट्रियाटिक फील करते हैं, उनको अपनी कंट्री कितनी पसंद है और उनको अपनी फ्रेंच लैंग्वेज कितनी पसंद है। तो आखिरी में जितना बड़ा लिख सकते हैं उतना बड़ा लिखते हैं, विव ला फ्रांस, दैट इज़ द मीनिंग लॉन्ग लिव फ्रांस। और बोल तो वो कुछ पाते नहीं हैं, बस वो हैंड से जेस्चर देते हैं और ये कहते हैं कि आज आपकी मतलब आपकी जो क्लास है वो अब डिसमिस हो चुकी है और आप सब अपने अपने घर जा सकते हैं। तो इसी के साथ ये स्टोरी पूरी ख़त्म होती है और ये स्टोरी बस यही दिखाती है कि कैसे लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं और उस टाइम जब टाइम होता है चीज़ें सीखने का तब नहीं सीखते। मतलब एक तरीके से ब्लेंड है उन बंदों का जिनको अपनी फ्रेंच लैंग्वेज अपनी मातृभाषा बहुत पसंद है, अपनी कंट्री अपनी लैंग्वेज बहुत पसंद है, और उस इंसान का फ्रांस जो ये सिग्निफाई करता है कि उसको अभी अपनी लैंग्वेज पढ़ने का कोई उतना शौक नहीं है। वो सारा बस जब देखो तब प्रोक्रेस्टिनेट ही करता रहा और उसने पढ़ा नहीं, और करते करते आखिरी लेसन आ गया और उसको बुरा लगा कि उसने कुछ सीखा ही नहीं। द वीडियो कम्स टू एन एंड। आई होप यू लाइक द स्टोरी एंड यू लाइक्ड कि मैंने अच्छे से उसको बताया है।
So if you liked it, please don't forget liking the video, comment down and subscribe the channel. And in the next video we'll be studying about the themes, the character sketch of the characters. Till then, stay happy everyone. Bye bye.